देखिए, एक तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि शिक्षकों के ऊपर ये आरोप लगना प्राइमरी शिक्षक की वो पढ़ा नहीं रहे। वास्तव में ये पढ़ाने का वातावरण नहीं है। वहाँ पर पढ़ाई को छोड़ के सारे काम शिक्षकों से करवाए जा रहे हैं। मेरे संज्ञान में बहुत से शिक्षक हैं जो कभी चुनाव में ड्यूटी करते हैं, कभी इस रंग का मतलब क्या होगा जब रंग बदलेगा? नहीं, रंग ये जो यूनिफॉर्म के बदल रहे हैं ना, तो रंग बदलने के पीछे तो सीधी से एक सियासत है, अपनी पार्टी का, अपनी पसंद का, या दूसरे को फंसाने का, दूसरे के निर्णयों को पलटने का, इस तरह के संदेश है। इसमें कोई गंभीर संदेश नहीं छिपा है। इनका एक काम है कि पहले, अगर आपको ध्यान हो, चुनाव से पहले मायावती जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह जेल में होंगे। जब से मुलायम सिंह जी, शिवपाल सिंह पर चुनाव लड़े तो इन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो ये स्मारकें ढा देंगे। ना वो जेल में गए और ना ये स्मारकें ढा रहे। एक राजनीति में प्रदेश की जनता को फंसाए रखते हैं और प्रदेश की जनता इन लोगों को इस तरह के कृत्यों पर इन्वॉल्व हो जाती है, और इस सब में बीजेपी खामोश रहकर देखती रहती है। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, लेकिन जातीय राजनीति के घुमाव पर राष्ट्रवादी राजनीति थोड़ी उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ रही है। दुर्गेश जी, जो लगता है कि दरअसल असल मुद्दा है उसका पुरजोर तरीके से न कांग्रेस विरोध कर रही है, न बीजेपी विरोध कर रही है, यहाँ भी सियासत का पहलू और उसका रंग नजर आ रहा है। विकास, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में कम से कम बैकफुट पर नजर आते हैं। कभी फ्रंट फुट पर जाके इन्होंने इन चीजों का विरोध नहीं किया। वो कहते हैं कि ठीक है, रंग बदल दिए तो बदलते रहें। अगर ये कहते रहे कि बदले की भावना है, ये बदले की भावना है। ये है, ये जब इनके नेताओं को आप किसी मंच पे बुलाते हैं या कहीं ये इनके नेताओं का बयान लेते हैं, तो ये एक एज यूजुअल, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, ये एक बयान जरूर दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो इसकी राजनीति फंसना नहीं चाहते इन दो दलों की। क्योंकि सीधे सीधे गणित ये है, जैसा मनोज जी ने कहा कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो जातीय गणित है, उसमें इन्हीं दोनों दलों के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब इस लड़ाई में कहीं हम ही नहीं, तो अपने आप को अलग रखें। अच्छा बुरा अगर आपने कहा तो एक सैद्धांतिक बयान, एक बौद्धिक बयान, एक बौद्धिक बीजेपी वाले दे देते हैं और कांग्रेस वाले भी एक धर्मनिरपेक्षता और तमाम इस तरह की जो उनके लटे लटा बयान है वो दे देते हैं। लेकिन कभी बुनियादी चीजों पर क्या बीजेपी या कांग्रेस के नेता, दोनों सम्मानित नेता हैं, बैठे हुए हैं, एक भी दोनों दलों के नेता मुझे बता दें कि क्या शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन किया है दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में कि प्राइमरी शिक्षा किस दशा में जा रही है? ओमकारनाथ सिंह आज तक बताइए, कभी एक भी ये बता दें दोनों नेता। ओमकारनाथ सिंह जी, आप सुन रहे हैं कि दरअसल बहुत डर लगता है कांग्रेस को बीजेपी जी। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं जी। आप आंदोलन का मतलब क्या समझते हैं? कि आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हम जाएं और वहां पर लाठी चलवाएं और अपना विरोध? नहीं, इस मसले पर विरोध क्यों नहीं किया? वो आंदोलन, इस मसले पर इतना विरोध क्यों नहीं दिखता है कांग्रेस का? मजबूरी क्या है, डर क्या है, ये बताइए। सरकार से बात कर रहे हैं, कई बार उनको पत्र लिखा जा चुका है। बाकी मामले में तो आप सड़क पर उतर आते हैं, बाकी मामलों पर तो आप सड़क पर उतर आते हैं। ये कि आप खबरों में नहीं सड़क पर उतरते हैं जो उसमें जरूरत पड़ती है। इसमें अगर वर्दी बदलने वाली बात हो, इसमें सड़क पर उतरने को वर्दी की बात नहीं ओंकार जी, बात वर्दी के नहीं है, पूरे शिक्षा का जो बुनियादी सिस्टम है, बात बुनियादी सिस्टम की है कि शिक्षा का जो बुनियादी सिस्टम है पूरी तरीके से चरमरा गया है। आप ही कह रहे हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि शिक्षक अप टू द मार्क नहीं भर्ती हो रहे हैं। तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, क्या इनके लिए आप स्पेसिफिक बताइए? कभी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी या पूरा जो आपका विधानमंडल है, कितनी बार राज्यपाल से मिला कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाए? नहीं, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है इसलिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं। एकदम गलत बात है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। सरकारी कर्मचारी अगर वो है कहीं भी और इलेक्शन का सवाल ओमकारनाथ जी, सवाल ये है कि शिक्षा के मसले को, बच्चों की पहली पाठशाला के मसले को आप हल्के में ले रहे हैं। ना, मैं बहुत सीरियस ले रहा हूं। मैंने पहली बार आपसे कहा कि कोई सफाई कर्मचारी किसी विद्यालय में नहीं है। अगर ये चीज ना होती, और मैंने इस पर पत्र लिखे हैं, शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखे हैं, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है पत्र लिखने से। क्योंकि मैंने गुजरात सरकार का 1 घंटे का एपिसोड एनडीटीवी पर देखा था जब चुनाव वहां हो रहे थे। वहां पे बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा था और प्रिंसिपल बयान दे रहा था, तो मैंने भी काम किया है।
तो इस चीज के बारे में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप इसको अपने यहाँ कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार में समाप्त कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा गुजरात से ज्यादा बदतर स्थिति है ओंकार जी। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस विधानमंडल दल ने, मैं आपके इंडिविजुअल ओंकार नाथ सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस विधानमंडल दल ने जिसकी एक जिम्मेदारी है, आपके विधायक नेता हैं, विधायक दल के वो हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कितनी बार राज्यपाल से या मुख्यमंत्री को कितनी बार और कब पत्र लिखा, क्या मुझे आप बता पाएंगे? इस प्रदेश की जनता को क्या अवगत करा पाएंगे कि आप शिक्षा के प्रति कितना गंभीर और संवेदनशील है आपकी कांग्रेस पार्टी? अवश्य 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 कराऊंगा, आपको प्रतियां दिखाऊंगा। नहीं, कांग्रेस विधानमंडल दल कितनी बार मिला? मुझे लगता है कांग्रेस विधानमंडल दल जब से चुनाव हुआ, इसका गठन हुआ है, तब से आज तक विधानमंडल दल के नेता मुझे कहीं नहीं नजर आए। और कहीं भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहीं भी नहीं दिखे कि वो किसी बुनियादी मसले पर कहीं बात करते नहीं दिखे। तो आपकी पार्टी क्या मतलब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने समर्पण कर चुकी कि जो वो कह रहे हैं उसी पे आपको मोहर लगानी है? बुनियादी मसलों में बात करते हुए आपको नहीं दिखे? क्या टेलीविजन पे आना ही बुनियादी मसलों का समाधान है? नहीं, तो टेलीविजन पर आने के लिए टेलीविजन पर आने के लिए तमाम काम करते हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पर्दे की मनोज जोशी जी, आपसे हमारा सीधा सवाल है, जो कांग्रेस की स्थिति वही तो बीजेपी की स्थिति है, अंतर क्या है? बीजेपी शिक्षा के मामले में संवेदन कैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस समय राजनाथ जी की सरकार थी, नहीं, अब जब ये ऐसा हो रहा है, ये आप जानते हैं कि रंग बदलने की सियासत, आप ये जानते हैं इससे शिक्षा में की गुणवत्ता में कोई सुधार होने वाला नहीं है, बीजेपी चुप है। देखिए, बीजेपी चुप नहीं है। बीजेपी आज आप कुंडली मार के बैठी हुई है। आपके फोरम से बीजेपी बात कर रही है, पूरे प्रदेश को संदेश दे रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी इस मामले पर सड़क पर जाएगी, क्योंकि शिक्षा के साथ अगर जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत ही महसूस नहीं है शिक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करती। और इस बात का प्रमाण राजनाथ जी की सरकार है। जिस समय लोग उस समय 10वां 12वां जो पास किए थे, आज भी गर्व से कहते हैं कि मैं उस समय का 10वां 12वां पास हो जब राजनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। तो शिक्षा हमारा पहला एजेंडा है और हम जब सरकार में थे हमने करके दिखाया। बिल्कुल, लेकिन हमारा सवाल, बुनियादी सवाल वही है कि क्या रंग बदलने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाती है? यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और हम धन्यवाद करना चाहेंगे ओमकार नाथ सिंह का, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखनऊ से जुड़े रहे, मनोज मिश्र जी जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्गेन चौहान भी जुड़े रहे, हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सियासत के रंग की हमने बात की, दरअसल सियासत खेल में भी चल रहा है और खेल में सियासत ने अब वो चाल चली है जिससे आने वाले दिनों में सट्टेबाजों की पूरी मौत हो जाएगी। जानेंगे क्या है पूरा माजरा ब्रेक के बाद। कीजिए हर सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। राजरतन के संग। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत बड़े गौरव का विषय है और खास करके कानपुर शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि कानपुर शहर से पला बढ़ा, पुष्पित पल्लवित हुआ ये चैनल आज उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले कुछ ही वर्षों में एक बहुत बड़ी छाप न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में छोड़ेगा और इसके लिए
के न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सट्टेबाजी की लगाम को कसने के बजाय ढीली करने की तैयारी हो रही है। अगर खेल मंत्रालय का इरादा पूरा हुआ तो जल्द ही देश में सट्टेबाजी लीगल होगी। खेल मंत्रालय का मानना है कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है और ऐसा करने से लोग भी खुलेआम सट्टा लगाएंगे और जेब सरकार की भी भरेगी। देश में सट्टेबाजी होगी लीगल। अब सट्टा लगाने का नहीं होगा डर, पुलिस भी नहीं करेगी गिरफ्तार। अगर खेल मंत्रालय की मंशा पूरी हुई तो जल्द ही देश में सट्टेबाजी वैध हो सकती है। अब सट्टा लगाते कोई गिरफ्तार नहीं होगा। अब कई हजार करोड़ का देश में सट्टा होगा। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले सामने आने के बाद ये बहस और भी तेज हो गई थी। कई संगठन और खिलाड़ी भी सट्टे को लीगलाइज करने का समर्थन कर चुके हैं। मंत्रालय और खिलाड़ी इसके फायदे अपनी तरह से गिना रहे हैं। फिक्की ने देश में खेलकूद के दौरान सट्टेबाजी को कानूनी तौर पर अनुमति दिए जाने की भी वकालत की है। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग रोकने में मिलेगी मदद। 30 खरब रुपए का कारोबार होगा सरकारी नियंत्रण में। क्रिकेट से भ्रष्टाचार खत्म करने में मिलेगी मदद। इधर से उधर होने वाली मोटी रकम की जवाबदेही होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध में आएगी कमी। दरअसल एक रास्ता ये भी निकाला जा रहा है कि सट्टेबाजी को इस तरह से रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए ताकि इसे मंजूर करने के लायक बनाया जा सके। फिक्की का कहना है कि खेलकूद के दौरान विभिन्न पक्षों के बीच होने वाली सट्टेबाजी का पूरा काम काला बाजार में होता है और इससे सरकार को एक अनुमान के मुताबिक सालाना 12,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होता है। इसके अलावा खेलों के दौरान सट्टेबाजी को नियमन के दायरे में लाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसमें बड़े पैमाने पर मोटी रकम का जो लेन देन इधर से उधर होता है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। लिहाजा मैच फिक्सिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध में कमी आएगी। फायदे की एक और तस्वीर भी दिखती है। सट्टेबाजी को रेगुलेशन में लाने से सरकारी खजाने को फायदा होगा और कर से मिलने वाले धन का इस्तेमाल खेलों पर खर्च किया जा सकेगा। बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा देश की अदालतों ने भी कहा कि पुलिस सट्टेबाजी रोकने में असफल रही है और अवैध गतिविधियों से बड़ी संख्या में बेहिसाब राशि की कमाई को आतंकी गतिविधियों और ड्रग तस्करी में लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इससे उन संभावनाओं पर विराम लग जाएगा कि सट्टा अगर वैध है तो जुआ क्यों नहीं? क्या सरकार ऐसे रेगुलेशन बना पाएगी जो दूसरे देशों की तरह आसानी से लागू किए जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अगर सट्टेबाजी लीगल होती है तो क्या होगा और इसका असर कितना होगा, सरकार की जेब कितनी भरेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। दिनेश शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए आर्थिक मामलों के जानकार हैं के न्यूज स्टूडियो से। इसके अलावा दुर्गेंद्र चौहान के न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ दो अहम और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा साहब जुड़े हुए हैं। प्रिंस लेनिन जो कि हाईकोर्ट में एडवोकेट है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे। शुरुआत दुर्गेंद्र आपसे। सट्टा लीगल होने जा रहा है। अब ये सरकार पता नहीं क्या क्या लीगल करेगी। जुए को लीगल करके आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जुआ भी लीगल हो जाएगा। आप गैम्बलिंग एक्ट में जिसमें पुलिस गिरफ्तार करती है, छापे मारती है और जिसको लेकर देश भर में इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसको लीगल कहें, कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम करेंगे। तो आप देख लीजिए कि सरकार की तरह चल कहाँ रही है, उसकी मंशा कहाँ रही, पब्लिक के लिए नहीं। सरकार घाटे मुनाफे के लिए नहीं बनती। अगर सरकार घाटे मुनाफे की बनती तो बड़े बड़े उद्योग घरानों की सरकार होती, भारत की सरकार नहीं होती। ये भारत की सरकार का आचरण नहीं है, भारत सरकार का चरित्र नहीं है। ये किसी फायदे मुनाफे सटोरियों टाइप का, जो जैसे आप सटोरियों की बात करें तो आप देखिए सट्टा जो एक बहुत अच्छी दृष्टि से आप लीगल नहीं करते तो सट्टेबाजी रुकती कहाँ है? इसके लिए तंत्र विकसित करा जाना चाहिए। देखिए ये तो शाश्वत है। गैम्बलिंग आप चाहे महाभारत काल से ले लीजिए तो गैम्बलिंग तो चलती रही है, लेकिन जब ये सर चढ़कर बोलने लगे तो बहुत पुरानी परंपरा है दुर्गेंद्र जी। बिल्कुल परंपरा है इसमें, लेकिन पूरा समाज नहीं इन्वॉल्व हो जाता था। सब पूरे समाज का हर व्यक्ति जुआरी नहीं हो जाता था। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और वो अच्छी तरीके से समझेंगे। मोहसिन रजा साहब, अगर
सट्टेबाजी को लीगल किया जाएगा। यूरोप में लीगल है, इंग्लैंड में इसको वैधता मिली हुई है, तो इसका असर क्या होगा? क्या स्पॉट फिक्सिंग पर रोक नहीं लग जाएगी? क्या जो अंडरवर्ल्ड को 40% पैसा जाता है वो उस पर रोक नहीं लगेगी? क्या जिस तरह की खिलाड़ियों को धमकियां मिलती हैं उस पर रोक नहीं लगेगी? क्या जिस तरह का 20,000 का रेवेन्यू मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा? क्या वो रेवेन्यू खेल के लिए अच्छा नहीं होगा? खेल पर लगाया जाए? देखिए विकास, जहां तक अगर सट्टेबाजी की बात है और इसको लीगलाइज किया जाएगा तो बट नेचुरल है कि आप जो चीज करप्शन को आप एक अमली जामा पहना रहे हैं, एक तरीके से आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं करप्शन को। ये अगर सट्टेबाजी को लीगल किया जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई स्पॉट फिक्सिंग का कोई पैमाना नहीं है।